टैक्स ऑन इन्वेस्टिंग। तो जिस तरह से हम इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में, जैसे कि गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट होगी, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ईटीएफ्स हो गए, या फिर हम स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है विद सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो होती है। ठीक है, जब ग्रो होगी यानी कि हमें गेन्स हुए हैं, ठीक है, तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो वो हमें कितना टैक्स देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू एसेट और टाइम पीरियड के भी अकॉर्डिंग कैटेगरीज होती है, जैसे कि एसटीसीजी टैक्स, ठीक है, एलटीसीजी टैक्स, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। और मान लो अगर आपको लॉसेज हो जाते हैं आने वाले टाइम में, तो उन लॉसेज को हम किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करेंगे आने वाले टाइम में, सो दैट हम उन्हें सेट ऑफ कर सके जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट हो गए इन्वेस्टिंग से, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो सिंपली क्या है कि देखो, पहले तो कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो सिंपली ट्रेडिंग क्या हुई, जब हम शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स बनाने के लिए, ठीक है, डेली कह सकते हैं, इंट्राडे लेवल पर, ठीक है, या कुछ दिनों के लिए हम क्या कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो मूवमेंट होती है वहां से गेन करने के लिए। ठीक, और जो इन्वेस्टिंग होती है वो होता है थोड़े हम ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, या उससे भी ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो इसको हम इन्वेस्टिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मेजर डिफरेंस है इन्वेस्टिंग में, जो स्टॉक मार्केट में डिफरेंस है, वो होता है कि हम डिलीवरी ऑफ शेयर्स लेते हैं। ठीक है, किसमें, इन्वेस्टिंग में, और ट्रेडिंग में नहीं लेते। सो देखो, अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग की। ठीक, तो इन्वेस्टिंग में अब क्या हो रहा है हमारे स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में, हमें या तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, या फिर लॉस होगा। और टैक्स कब लगेगा हमें, जब हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर लॉस भी हुआ तो उसका भी हम किस तरह से मैनेज करेंगे उसको हम आगे देखेंगे। तो जब प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो कितने तरीकों से हो सकता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में देखो, या तो हमें होगा कैपिटल गेन। तो वो कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन इज सिंपली, मान लो आपने कोई स्टॉक बाय कर रखा है, ठीक है, आपने 100 रुपीज़ का स्टॉक बाय किया, और उस स्टॉक की वैल्यू कुछ मंथ्स में कितनी होगी, मान लो 900 रुपीज़ होगी, और आपने काफ़ी सारे स्टॉक्स बाय कर रखे थे, तो यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कैपिटल गेन हुआ आपका। तो एक तो ये वे हो गया, ठीक है, प्रॉफिट बनाने का इन्वेस्टिंग में। और दूसरा वे कौन सा हो सकता है, मान लो आपने किसी स्टॉक को बाय कर रखा था और उस कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, ठीक है, तो यानी कि डिविडेंड गेन आया आपको। अब डिविडेंड गेन क्या होता है, डिविडेंड क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे वीडियो में। पहले हम बात करेंगे अब कैपिटल गेन हुए, ठीक है, जो हमें स्टॉक के, ठीक है, जब स्टॉक का प्राइस बढ़ा, उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। तो यानी कि किस में आए, वो कैपिटल गेन्स में आ गया। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स में जब हमारे पास आया, तो टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, गेन टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसे हम बोलते हैं एलटीसीजी, और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एसटीसीजी। ठीक है, अब वो टाइम पीरियड क्या है, न्यू बजट के अकॉर्डिंग, जो रिसेंटली बजट आया है तो उसमें कुछ टैक्स चेंजेस आए हैं, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के चेंजेस आए हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं अब। सो देखो, सबसे पहले चीज़ आ रही है हमारे पास यहाँ पे कि क्या रूल आया। पहले रूल आया हमारे पास, देयर विल बी ओनली 2 होल्डिंग पीरियड्स। ठीक है, सिर्फ 2 होल्डिंग पीरियड हो गए, कौन से, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। किसके लिए, एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए। तो देखो, जो 12 मंथ्स का, ठीक है, टाइम पीरियड होगा, वो किसके लिए है, ऑल लिस्टेड सिक्योरिटीज। ठीक है, जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है उनके लिए। जब 12 मंथ से ज़्यादा हम होल्ड करेंगे तो वो कौन सा लगेगा हमें टैक्स, एलटीसीजी। ठीक है, और जब हम उसके कम टाइम के लिए होल्ड करेंगे तो हमें कौन सा टैक्स लगेगा, एसटीसीजी। ये किसकी बात हो रही है, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की, इसका आपने ख्याल रखना है। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ मतलब कि जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है हमारी, ठीक है, उस पर लिस्टेड है, उनकी बात हो रही है ये। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि जितने भी एसेट क्लासेज है उसके अलावा, ठीक, तो वो किस में आएंगे, वो आएंगे 24 मंथ्स वाली कैटेगरी में। यानी कि जब हम 2 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करेंगे किसी चीज़ में और हमें गेन होगा, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि एलटीसीजी टैक्स लगेगा हमें। ठीक है, जो अनलिस्टेड है, और जो लिस्टेड है उसमें टाइम पीरियड है 12 मंथ्स का। ठीक है, तो आपको सिंपली एक आइडिया हो गया, जो मैं सिंपली बताना चाहता हूँ आपको, कि एसटीसीजी और एलटीसीजी होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और टाइम पीरियड इनके हमने देख लिए, लिस्टेड और अनलिस्टेड के लिए। ठीक है, हमें इतना आइडिया हो गया, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ क्या आ रही है हमारे पास, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, ठीक है, वो पहले अब क्या होगा हमारे पास, अब 12.5%, ठीक है, 12.5% लगेगा। पहले कितना लगता था, पहले लगता था, देखो, दो ऑप्शन में था, या तो हमें लगेगा 20% विद इंडेक्सेशन, ठीक है, या फिर 10% विदाउट इंडेक्सेशन। ये एसेट्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इंडेक्सेशन हटा दी गई है, ठीक है।
इस बजट से हम देख सकते हैं कि जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है, ठीक है, वो हटा दिया गया, ठीक है, जो 2024 में बजट आया। तो यानी कि क्या होगा, अब जो हमारा टैक्स है, ठीक है, एलटीसीजी जिस भी कैटेगरी पर लगेगा, ठीक है, जिस भी एसेट कैटेगरी पर लगेगा, तो कितना लगेगा, 12.5% अब लगेगा। सिंपली एलटीसीजी जब भी बात आएगी तो 12.5% टैक्स की हम बात करेंगे, जिन एसेट्स पर एप्लीकेबल है। अब मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, जिन एसेट्स पर एप्लीकेबल है, वो इसलिए है क्योंकि कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें स्लैब रेट के अकॉर्डिंग भी टैक्स लगता है, ठीक है, इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो अब दूसरी चीज़ क्या आती है इसमें, हमने देखा है कि ये कब से इफेक्टिव है, यानी कि 23 जुलाई से इफेक्टिव हो चुका है। ठीक, तो अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की भी बात आएगी। तो पहले शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स था फॉर, देखो, स्टॉक्स, ठीक है, इक्विटी फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इनके लिए कितना लगेगा, 20% लगेगा। पहले कितना लगता था, 15%। ठीक, यानी कि अब 20% लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, किन के लिए, स्टॉक्स के लिए, इक्विटी फंड्स के लिए और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के लिए। अब इसके अलावा हमें क्या लिख रखा है यहाँ पे, द बजट हैज मेड नो चेंज इन एसटीसीजी रेट ऑफ अदर एसेट्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 15% ही टैक्स लगेगा बाकी एसेट्स में। देखो, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे मैंने बताया कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, तो ये उनकी बात हो रही है यहाँ पे। और जिन पर लगेगा, जो हमें मैंशनड है, ठीक है, यहाँ पे एसेट्स, तो उन पर 20% ही लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक, तो ये भी इफेक्टिव हो गया था 23 जुलाई 2024 से। अच्छा, ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट, जिसमें हमने क्या सीखा, एक तो टाइम पीरियड देखा हमने, और दूसरा क्या देखा हमने, दूसरा हमने देखा कि कितने परसेंटेज ऑफ टैक्स हमें लगेगा, ठीक है, अपने अमाउंट पर, यानी कि हमें जो गेन होगा उस पर। अब देखो, उसके बाद जो बात आती है कि कौन से होते हैं, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड्स हमारी लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, हमने बात की थी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ की, तो हम पहले ये देखेंगे कि कौन सी होती है। अब देखो, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है हमारी लिस्टेड, कौन से एसेट्स होंगे उनकी बात होगी, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब इसमें एक चीज़ आपने देखनी है कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, वो लिस्टेड नहीं होते स्टॉक एक्सचेंज पर, लेकिन एज अ टैक्सेशन पर्पस हम इसे किस में काउंट करते हैं, लिस्टेड सिक्योरिटी में। कौन से, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल किस में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, यानी कि जो स्टॉक मार्केट बेस्ड म्यूचुअल फंड होता है, पूल बनाया जाता है उसमें हम देखते हैं। देखो क्या होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो जिन फंड्स में, ठीक है, जिन फंड्स में 65% ऑफ इट्स पोर्टफोलियो किस में हो, इंडियन स्टॉक्स में हो, ठीक है, इंडियन स्टॉक्स में हो, तो उन्हें हम बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ क्या आ रही है, इसके अलावा कौन सी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, वो है हमारे पास इक्विटी ईटीएफ्स, ठीक है, गोल्ड ईटीएफ्स, यानी कि जो ईटीएफ्स है सारे, ठीक है, बॉन्ड ईटीएफ्स, फॉरेन इक्विटी ईटीएफ्स लिस्टेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है, आप इसे देख सकते हो खुद से कि कौन से लिस्टेड एसेट्स है। ठीक, और उसके अकॉर्डिंग हमें 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। ठीक, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो हमें इतना आइडिया हो गया। अब उसके बाद आती है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ की बात, कि कौन सी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ है। देखो, वो कौन सी हो सकती है हमारे पास, जिसमें कौन सा टाइम था, अनलिस्टेड में 2 साल से ज़्यादा का टाइम पर ही क्या होगा, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में, तो वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, डेट म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, ठीक है, फिजिकल गोल्ड, अनलिस्टेड स्टॉक्स, इंडियन और इंटरनेशनल, यानी कि जो नई लिस्टेड है, ठीक है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर, या फिर फॉरेन इक्विटी फंड्स, तो इनको हम बोलेंगे कि ये अनलिस्टेड में आते हैं, और इन पर क्या होगा, फिर 24 मंथ्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, अब देखो डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। तो सेम जैसे हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में देखा था, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, डेट म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें 65% ऑफ इट्स पोर्टफोलियो, ठीक है, किस में होगा, बॉन्ड्स में या फिर मनी मार्केट में होगा। ठीक है, उस फंड का, उसको हम बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। और अदर म्यूचुअल फंड्स कौन से हो गए, वो फंड, ठीक है, जो ना तो कौन से हो गए, ठीक है, जो किस में, किस कैटेगरी में नहीं आएंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड की और डेट म्यूचुअल फंड की, तो उसको हम बोलते हैं अदर म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, इसमें भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल सिंपल है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, फॉरेन इक्विटी फंड्स हो गए, तो ये अदर म्यूचुअल फंड्स में आते हैं। हमें इनके बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली पीपल स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा करते हैं, तो उन्हें कैटेगरी वाइज पता आना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ। अच्छा, उसके बाद देखो अब क्या हुआ, ये हमने सारी थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, अब हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देखनी है कि किस तरह से हमें आइडिया हो कि कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, कैसे हम सब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो, ये एक एग्जांपल है, पहले बेसिक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक एग्जांपल में केस 1 है जो हमारे पास, वो सिंपली क्या है कि मान लो कोई पर्सन है ए, उसने गेन किया कितना, 20,000 रुपीज़ बाय इन्वेस्टिंग। ठीक है, उसने कोई स्टॉक बाय किया और उसको 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया मान लो, ठीक है, इन्वेस्टिंग करने से।
और उसने ये सब कितनी देर में किया, 2 मंथ्स, ठीक है, 2 महीने में उसने शेयर को बाय किया, 20,000 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ और उसने सेल कर दिया मान लो, ठीक है। तो ये किस में आएगा, आप देखो पहली बात तो ये स्टॉक है, लिस्टेड सिक्योरिटी है, ठीक है। तो 12 मंथ्स का टाइम पीरियड हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, ठीक है। तो देखो यानी कि उसके अंडर जो भी होगा वो फिर शॉर्ट टर्म में आएगा। तो देखो यानी कि STCG लगेगा, और STCG कितना था, हमने बात की थी 20%। तो 20% टैक्स लगेगा उसे गेन्स पर, ठीक है। तो 20% ऑफ 20,000 आ गया हमारे पास कितना, 4,000 रुपीज़, यानी कि उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब 4,000 रुपीज़ देना होगा। तो फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ, जितना उसने गेन किया था माइनस जितना उसने टैक्स दिया है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ₹16,000, ठीक है। ये हम बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हम कंसीडर नहीं कर रहे अदर इनकम सोर्सेज, ठीक है, इनकम फ्रॉम डिफरेंट, ठीक है, दूसरे स्टॉक से जो हमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, सिंपल कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। अब जो दूसरा केस है उसमें हम थोड़ा एडवांस लेवल पर जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमें लॉस भी होगा कुछ स्टॉक्स में से, ठीक है, इन्वेस्टिंग करने में कुछ में प्रॉफिट भी होगा, तो उसकी बात करते हैं। तो देखो पहली चीज़ आती है हमारे पास कि देखो दूसरा केस है हमारे पास, प्रॉफिट हुआ उसे स्टॉक ए से 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। दूसरा उसे लॉस हुआ इन्वेस्टिंग करने से 30,000 रुपीज़ का स्टॉक बी में, और स्टॉक सी में उसे 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। देखो अब आपने क्या करना है, जब आपके पास इस तरह से, ठीक है, केस बने, मान लो आपने 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, या म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में, ठीक है, कंबाइंड क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, तो आपने पहले नेट गेन निकालना है, ठीक है, कि जो भी टैक्स हमने निकालना है ना उससे पहले आपने देखना नेट गेन क्या हुआ, यानी कि लॉस होने के बाद प्रॉफिट होने के बाद जो नेट गेन होगा हमारे पास प्रॉफिट, उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 60,000 माइनस 30,000 कितना होगा हमारे पास, 30,000 प्लस 10,000 यानी कि 40,000 उसे नेट प्रॉफिट हुआ था। अब होल्डिंग पीरियड हम यहाँ पे मान रहे हैं कि उसने 6 महीने के लिए होल्ड किया था, ठीक है, 6 महीने में ये सब कुछ हुआ है, सारी गेम हुई है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, STCG में आ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। तो कितना होता है वो 20%, तो 20% ऑफ 40,000 रुपीज़ हो गया, तो वो हो जाएगा हमारे पास 8,000 रुपीज़ STCG। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, 40,000 यानी कि जो गेन हुआ था माइनस 8,000 रुपीज़, तो वो हो गया ₹32,000। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आप इसे फिर से देख सकते हो, ठीक है, खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, सो दैट आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए, ठीक। तो इसमें अब मैंने एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिख रखी है, देख लो कि दिस रूल ऑफ नेट गेन्स अप्लाइज टू बोथ STCG एंड LTCG एज वेल एज टू ऑल अदर एसेट क्लासेस। अब इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, ठीक है, इसे नोटिस करना आप, इसका मतलब सिंपली ये है कि ये जो रूल है ना नेट गेन का, ये आपने हर जगह अप्लाई करना है, जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी देखोगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी देखोगे, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉफिट हो, ठीक है, इन्वेस्टिंग में गेन हो, तो पहले आपने नेट गेन ही निकालना है दोनों केस में, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से, जितना हमें टैक्स देना है, तो हमें कैलकुलेशन आ जाएगी, वो नंबर आ जाएगा। और ये सब एसेट क्लासेस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारे पास जिन जिन पर भी ये टैक्स लग रहा है STCG LTCG, ठीक है, सब एसेट्स पर है, सिर्फ स्टॉक्स पर नहीं है, म्यूचुअल फंड्स पर भी है, ये सब पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो आपने इसका ख्याल रखना है। देखो ये तो बात होगी हमारी STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। अब हम बात करेंगे LTCG की, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है हमारा, उस पर हम किस तरह से, ठीक है, किस तरह से टैक्स को देखेंगे। तो देखो हमें पता है कि मोस्टली क्या होगा, अब 12.5% है तो सिंपली 12.5% हम टैक्स दे देंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को, क्या करने के बाद, नेट गेन निकालने के बाद। लेकिन एक एक्सेप्शन LTCG में जो गवर्नमेंट देती है हमें, किस केस में, फॉर स्टॉक्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, आपने याद रखना है, स्टॉक्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए एक एक्सेप्शन है। और क्या है वो, देखो हमें एग्जेप्शन मिलती है, ठीक है, एग्जेप्शन मिलती है ऑन LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, कितने रुपीज़ की, 1.25 लाख रुपीज़ की इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, यानी कि सेम सेम ईयर में आपको क्या होगा, 1.25 लाख रुपीज़ की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है, LTCG में, किसके लिए, स्टॉक्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, मान लो आपका LTCG गेन हुआ जब आपने सेल किया म्यूचुअल फंड को, इक्विटी या फिर स्टॉक्स को, ठीक है, जब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ चुका है, तो मान लो आपको 1 लाख प्रॉफिट हुआ, तो देखो एग्जाम्पशन थी 1.25 लाख रुपीज़, यानी कि कम हुई ना, 1 लाख जो हमें गेन हुआ उससे एग्जाम्पशन से, तो हमें कोई टैक्स नहीं देना होगा। और अगर मान लो आपको एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 3 लाख रुपीज़ का गेन हुआ, तो वो क्या है, ज़्यादा है ना एग्जाम्पशन जो हमें दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, 3 लाख रुपीज़ माइनस 1.25 लाख रुपीज़, कितना आया हमारे पास, 1.75 लाख रुपीज़ आ गया हमारे पास। तो कितना टैक्स लगना था LTCG हमें पता है कि 12.5%, तो ये 12.5% है वो किस पर लग रहा है, जो हमें गेन हुआ माइनस जो हमें एग्जेम्पशन दे रखी थी, ठीक है, जो अमाउंट आएगा उस पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा अराउंड ₹21,875,
तो ये आ जाएगा हमारे पास LTCG टैक्स जो हमें लगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ वैलिड है स्टॉक्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए, ठीक है। तो हमें इतना आइडिया होगा कि जो हमने बात की है अभी STCG LTCG टैक्स की, ठीक है, लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए, एसेट्स के लिए, ठीक है। तो वो कैसे हम करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि ये लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये कितना टाइम पीरियड में आ रहा है, ठीक है, LTCG में आ रहा है या फिर STCG में। फिर हम क्या करेंगे, वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम अपना टैक्स की जो होगी, जो गेन होगा उस पर टैक्स लगा के देख लेंगे। तो सिंपल कैलकुलेशन है ये। आपको अगर अभी तक ये नहीं समझ आ रहा है तो मैं ये बोलूँगा कि पहले आप वीडियो को फिर से देखो यहाँ तक, फिर इससे आगे बढ़ना, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, देखो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अब बात आती है डिविडेंड की, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज बेसिकली, मान लो किसी कंपनी ए को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 100 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया, उन्हें प्रॉफिट हुआ है 100 करोड़ रुपीज़ का। तो वो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम कर लेते हैं कि उन्होंने 90 करोड़ रुपीज़ था जो वो अपनी कंपनी को वापस दे दिया, सो दैट वो फ्यूचर में और भी अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है, बढ़िया प्रोजेक्ट ला सके। और 10% उन्होंने क्या किया, अपने जो शेयर होल्डर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पहला क्वेश्चन क्या आता है कि क्या ये जो 10 करोड़ रुपीज़ है ये सब में इक्वली डिवाइड होगा, नहीं। जिस परसेंटेज में आपने कंपनी में अपने शेयर होल्ड किया है तो आपको उसके हिसाब से डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है, उस अमाउंट में से, ठीक है। अब ये कंपनी क्यों दे रही है, अब फ्री का कोई आपको क्यों, मान लो आप सोचो डिविडेंड देगा, है ना, 10 करोड़ रुपीज़ वो अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो देखो वो सिंपली होता है एप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। जिन इन्वेस्टर्स ने उनके शेयर को होल्ड किया है, ठीक है, तो वो उनको देते हैं ट्रस्ट दिखाने के लिए कि उनकी कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, ठीक है, आगे भी प्रॉफिट हो गए, डिविडेंड मिलेगा। तो क्या होता है, इन्वेस्टर ज़्यादा टाइम के लिए उनके जो स्टॉक्स हैं उनको होल्ड करते हैं या फिर और भी बाई करते हैं, रिकमेंड करते हैं, ठीक है, बाकी लोगों को। तो इसलिए ऐसे करती है कंपनी, ठीक है। इसको आप बोल दिया डिविडेंड, तो यानी कि हमें डिविडेंड गेन भी हो सकता है। तो जब डिविडेंड गेन होगा तो वो किस में आता है, आपने ये याद रखना है, जो डिविडेंड गेन होता है ना वो हमेशा आता है किस कैटेगरी में आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होते हैं वो किस में काउंट होते हैं, ठीक है, उन पर जो टैक्स लगता है वो लगता है इनकम टैक्स जो स्लैब रेट होती है ना हमारी, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, डिविडेंड्स पर। तो देखो अब क्या हो रहा है, पहले तो जिनको ये भी नहीं मालूम कि क्या अब जो, ठीक है, जो न्यू टैक्स स्लैब आई है हमारी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस बजट में कि क्या टैक्स स्लैब है, तो उनके लिए एक टेबल है, ठीक है, वो यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से चेंज हुआ है सब कुछ, ठीक है। अब देखो इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये मोस्टली पता ही होता है लोगों को। अब ये हमारी टैक्स स्लैब आ गई, ठीक। अब इसका हम आगे यूज़ करेंगे टैक्स स्लैब का, देखो किस तरह से। अब देखो हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि पहले ये एक रूल है कि जब मान लो जो TDS है ना वो 10% डिडक्ट होगा, कब, जब आपका जो डिविडेंड गेन है ना वो 5000 से ज़्यादा का हो जाएगा, ठीक है। जब आपको 5000 से ज़्यादा का डिविडेंड मिलेगा ना तो आपको क्या होगा, वहाँ से उस गेन से 10% आपका TDS कटेगा जितना आपको गेन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग 10% हमें TDS डिडक्ट होता है, ठीक है, कहाँ से, गेन से, अगर क्या हो मोर देन 5000 इन अ ईयर हो, ठीक है, डिविडेंड गेन, ठीक है। और मान लो जिसको डिविडेंड गेन मिल रहा है, ठीक है, अगर उसने अपना पैन नंबर भी नहीं प्रोवाइड किया है तो ये TDS कितना हो जाता है, 20% भी हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब देखो हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रैक्टिकल कि किस तरह से हमें डिविडेंड पर टैक्स देना होगा। तो देखो मान लो किसी को 25,000 डिविडेंड गेन हुआ है, ठीक है, तो क्या हुआ, 5,000 से ज़्यादा हो गया ना एक साल में, तो हमें 10% TDS देना होगा किस पर, डिविडेंड गेन पर। तो वो कितना होगा, 10% ऑफ 25,000 रुपीज़, वो आ जाएगा हमारे पास 2500 रुपीज़। तो अब देखो मैंने क्या बोला था आपको स्टार्ट में कि इनकम टैक्स जो स्लैब रेट है ना उसके अंडर आते हैं डिविडेंड गेन्स, ठीक है। ये तो TDS कटा ना हमें, बाकी का टैक्स तो हमने बात ही नहीं की स्लैब रेट की। तो अब देखो मान लो आप आ रहे हो 30% टैक्स स्लैब रेट में, ठीक है, तो वो कौन सी होगी, यहाँ से हम देख सकते हैं कि मान लो आप जब 15 लाख से ज़्यादा पैसे कमाते हो एक साल में, ठीक है, तो 30% आपको टैक्स लगता है। तो मान लो आपने 15 लाख से ज़्यादा रुपीज़ का, ठीक है, पैसे कमाए, यानी कि अदर इनकम सोर्सेज से आपको पैसे आए, बिजनेस इनकम आई, रेंटल इनकम, ठीक है, गेन्स आए, ये सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आप किस स्लैब रेट में आ गए अब, 30% में। तो अब 30% आपको टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इतना टैक्स देना होगा, लेकिन आप बोलोगे कि मैंने 10% तो ऑलरेडी TDS दे दिया। तो सिंपली आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने 10% TDS दे दिया था तो 30% माइनस 10% पहले 20% आ गया। तो आपको अब 20% ऑफ क्या कैलकुलेट करना है, जो आपका डिविडेंड गेन हुआ था, यानी कि 25,000 रुपीज़, तो वो आ जाएगा हमारे पास ₹5,000। तो बेसिकली आपने कितना दिया टोटल टैक्स डिविडेंड गेन पर, पहले 2500 रुपीज़ जो TDS था और दूसरा 20% जो हमारा क्या था, 5,000 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल टैक्स हो गया ₹7500।
अब मान लो आप 20% टैक्स कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है, 20% वाली में, तो आप क्या करोगे 20% माइनस 10%, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपको कितना अमाउंट एज अ टैक्स देना होगा डिविडेंड गेन पर, ठीक। तो आई होप आपको इतना भी समझ आ गया होगा, ठीक है, जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, नहीं तो आप खुद से भी करके देखो, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट चीज़, ये तो हमने बात की गेन्स की, किस तरह से जब हमें प्रॉफिट हो, ठीक है, सब अच्छा चल रहा हो, हमें म्यूचुअल फंड्स में फ़ायदा आ रहा है, ठीक है, स्टॉक्स में फ़ायदा आ रहा है, हर जगह फ़ायदा आ रहा है। मान लो अगर आपको लॉस हो, आपने गलत इन्वेस्टिंग कर दी, गलत इन्वेस्टमेंट कर दी अपने लिए, तो तब क्या होगा? तो आपको लॉसेस होंगे ना। तो क्या हम इन लॉसेस को जाने दें? नहीं, ऐसे नहीं होता। तो हम इन लॉसेस का भी क्या कर सकते हैं, हम अब देखेंगे कि जब हमें लॉस जब हुआ है, ठीक है, जो तो जब प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर, तो हम किस तरह से उसे सेट ऑफ करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे, या फिर कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये फीचर हम देखते हैं। अब देखो, अगर आपको लॉस हुआ है, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहली बात तो जिस तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, ठीक है, सिमिलरली शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी होगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा, आप देखो सिंपली जो टाइम पीरियड है वो सेम ही है, ठीक है, जैसे उसमें गेन में था वैसे ही लॉस में भी है, ठीक। अब ये सिंपली चीज़ होगी। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जो आपको लॉस हुआ है वो आप उसी साल में एडजस्ट करवा लो, या फिर आप उसे कैरी फॉरवर्ड करो आने वाले टाइम के लिए, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब हम देखते हैं किस तरह से ये चीज़ चलती है। अगर मान लो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, तो अगर आप सेम ईयर में, ठीक है, एडजस्ट कराना चाहते हो उसे, तो आप किसके किसके साथ सेट ऑफ कर सकते हो उसको, किसके अगेंस्ट? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के साथ भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ भी, जो आपको उस ईयर में हुए हैं, ठीक है, आप एडजस्ट करवा सकते हो विद इन सेम ईयर, ठीक है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, मान लो नेक्स्ट ईयर, आने वाले सालों में, ठीक है, जो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसमें से माइनस करवाना चाहते हो सिंपल लैंग्वेज में, तो आप कितने टाइम के लिए कर सकते हो? 8 ईयर्स के लिए, ठीक है, 8 ईयर्स के लिए कर सकते हो, ठीक। अब दूसरी जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, तो अगर आप सेम ईयर में करवाना चाहते हो, ठीक है, एडजस्ट, तो आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही करा सकते हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट ही करवा सकते हो। जैसे शॉर्ट टर्म में क्या था, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म वालों में भी एडजस्ट करवा सकते थे सेम ईयर में, लेकिन लॉन्ग टर्म जो होगा उसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही आप एडजस्ट करा सकते हो। ये हम विद इन सेम ईयर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो उसकी ड्यूरेशन होती है 8 साल तक, यानी कि आप 8 साल में कभी भी एडजस्ट करवा सकते हो इन लॉसेस को। अब आप बोलोगे कि एडजस्ट तो करवा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, देखो क्या, आपको इन लॉसेस को रजिस्टर करवाना होगा। तो और वो आप कैसे करवा सकते हो? जब आप आईटीआर फिल करोगे, यानी कि इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल करोगे ना, तब आपके ये जो लॉसेस है वो रजिस्टर होंगे, ठीक है। और कब फाइल करोगे? जो उसकी ड्यू डेट होती है उससे पहले, तब ये लॉसेस क्या होंगे, रजिस्टर हो गए और कैरी फॉरवर्ड हो पाएंगे नेक्स्ट ईयर में, या फिर उससे नेक्स्ट ईयर में। मान लो आपने नई फाइल की रिटर्न, ठीक है, और आपको लॉसेस हुए हैं, तो जब वो रजिस्टर ही नहीं हुए तो आप आने वाले सालों में नहीं करवा पाओगे। तो इसलिए आपको आईटीआर भी फिल करनी चाहिए, सो दैट कल को जब आप मान लो प्रॉफिट बनाओ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको एडजस्ट करवा सकते हो। अच्छा, एक और चीज़, जब मैंने यहाँ पे बात की शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं हो रही बात। हो सकता है आप स्टॉक मार्केट के जो कैपिटल लॉस हुए हैं ना शॉर्ट टर्म में, तो आप उसको डेट फंड्स जो मान लो हम बात कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरे गोल्ड से, ठीक है, हमें मान लो प्रॉफिट हो रहा है, तो उन गेंस के अगेंस्ट भी हम क्या करवा सकते हैं, एडजस्ट करवा सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, ये सेम नहीं है कि हमें स्टॉक से हुआ तो हम स्टॉक से ही जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट ही करवा सकते हैं एडजस्ट, ऐसा नहीं है। हमने बात की है यहाँ पे गेंस की और लॉस की, ठीक है, कौन से है ये हमने नहीं मेंशन किया। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हमें रजिस्टर करवाने चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ होगी हमारी लॉस वाली, कि किस तरह से हमने लॉस एडजस्ट करवा सकते हैं, किस तरह से हम जो है इन्वेस्टिंग में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, उनके लिए इन्वेस्टिंग में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म में टैक्स दे सकते हैं, ठीक। अब देखो ये जो मैंने बात की ये बिल्कुल रॉ थी, ठीक है, रॉ इन द सेंस कि अगर आप अपने सीए के पास जाओगे, ठीक है, तो आपको और भी डिटेल्स बता देंगे कि किस तरह से आप एक्सपेंसिव शो कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उन्हें ज़्यादा मालूम होती है, ठीक है, गिफ्ट कर सकते हो, उन्हें सब आइडिया होता है इन चीज़ का, ठीक है, तो आप उनसे बेटर पूछ सकते हो। तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा अभी, कि जिस तरह से मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है, आपके लिए, तो इसमें काफ़ी रिसर्च लगी है, क्योंकि मैंने सब अपडेटेड जो बजट था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज किया, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर एप्रिसिएशन देने के लिए मुझे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट उन्हें आइडिया हो। क्योंकि हर इंसान, ठीक है, मोस्टली जो इंसान है आजकल म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट में ना करे, या फिर गोल्ड में करता है, रियल एस्टेट में, तो उसे आइडिया हो कि जो भी वो बाय करने लगा है तो उसे आइडिया हो ना कि उसे क्या टैक्स देना होगा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, क्या क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, कि जो लॉसेस है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। मोस्टली लोगों को नहीं मालूम होता, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।